लोग, उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक खैर खैरियत होंगे। आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं आईआर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान आए तो आप चाय पी के जरूर जाएगा। दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईआर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो परफॉर्म करता है। देन हम इसकी कंडीशनलिटी की बात करेंगे और देन हम इसके काजिज की बात करेंगे कि क्यों इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जैसी इंस्टीट्यूशन की एस्टेब्लिशमेंट की जरूरत पेश आई। एंड देन वी विल टॉक अबाउट इट्स स्ट्रक्चर दैट ऑन व्हिच पार्ट्स आईएमएफ इज कंप्राइजेस। सो फ्रेंड्स, अगर हम आईएमएफ के एब्रिविएशन से स्टार्ट करें कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इंटरनेशनल में जो ग्लोबल लेवल पर हो, जो कंट्रीज के माबेन हो, जो सारे वर्ल्ड के माबेन हो। मॉनेटरी में जो करेंसी रिलेटेड हो, जो फंड रिलेटेड हो। फंड को कहते हैं यानी कि करेंसीज का एक ग्लोबल सिस्टम जो कि फंड की सूरत में हो, एक ऐसा इदारा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है। अब अगर हम इसकी इंट्रोडक्शन की तरफ आ जाए, सो द मेन एम वाज टू इवॉल्व इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम। आईएमएफ की मदद से हम इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को तैयार करें, एक ऐसा सिस्टम करेंसीज का जहां पर सारे मुल्कों की करेंसीज की एक्सचेंज रेट हो, जहां पर उसका रेट मालूम हो, जहां पर उसकी वैल्यूज मालूम हो। For example, facilitating system of international payments and adjustment in exchange rates। क्या करे कि वो फैसिलिटेट करे सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल पेमेंट्स को, किस तरह कंट्रीज के माबेन एग्रीमेंट हो जाती है। आईएमएफ किसी मुल्क से एक एग्रीमेंट करता है, दो पार्टीज, दो ग्रुप्स या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच इंटरनेशनल लेवल पर जो एग्रीमेंट हो जाती है उसको फैसिलिटेट करे, उसके पेमेंट्स को फैसिलिटेट करे कि किस तरह उसने पेमेंट करना है आईएमएफ के थ्रू। एंड देन एडजस्ट इन एक्सचेंज रेट अमंग नेशनल करेंसी, और फिर एडजस्ट करे एक्सचेंज रेट को। एक्सचेंज मीन्स मुबादला के ज़खायर जो करेंसी से रिलेटेड हो, अमंग नेशन करेंसीज, जो कंट्रीज होते हैं, नेशन के जो करेंसीज होते हैं, उसके बीच में जो चेंज करना होता है फंड का, उसको फैसिलिटेट करे। एंड देन वर्किंग टू फैसिलिटेट ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन को बढ़ाने में फैसिलिटेट करे, मदद करे। फाइनेंशियल ट्रेड के किस तरह पैसों की मदद से ट्रेड को आपने बढ़ाना, एंड रिड्यूस पॉवर्टी अराउंड द वर्ल्ड, और किस तरह इकोनॉमिक क्राइसिस के टाइम्स में वो पुअर कंट्रीज की हेल्प करके उनकी पॉवर्टी रिड्यूस करने में हेल्प करे, दुनिया से एलिमिनेट करने में हेल्प करे। एक इंटरनेशनल फंड के थ्रू जहां पर नीडी कंट्रीज कांटेक्ट करे ऐसे इंस्टीट्यूशन के साथ जो उन क्राइसिस में उनके लिए मददगार साबित हो, हेल्पफुल साबित हो और उसको उन क्राइसिस से निकालने में मदद करे। नाउ फ्रेंड्स, इफ यू कम टू द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आईएमएफ, देन द फर्स्ट वन इज टू प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि वो इंटरनेशनल कोऑपरेशन को प्रमोट करे, पैसों की कोऑपरेशन जो मनी से रिलेटेड हो, जो करेंसी से रिलेटेड हो। एंड देन to facilitate expansion of balanced growth। एक्सपेंशन ऑफ बैलेंस ग्रोथ का मतलब है कि अगर कोई कंट्री बहुत ज्यादा गरीब है और दूसरा कंट्री रिचर है तो इसके बीच में बैलेंस्ड हो ट्रेड की, करेंसी की, इकोनॉमी की, यानी कि वो उनको लोन दे के उसके थ्रू वो बैलेंस बरकरार रखे, उसके इकोनॉमी को वो स्टेबलाइज करे, उसको सपोर्ट दे, और इसी तरह बैलेंस ऑफ ग्रोथ उसके बीच में रहे, यानी कि कंट्रीज के बीच में रहे। एंड देन टू प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी को प्रमोट करे, मेंटेन करे कि अगर कंट्रीज की करेंसी डिवैल्यू हो जाती है और इसकी एक्सचेंज रेट कम हो जाती है तो इस सूरत में आईएमएफ उनकी एक्सचेंज रेट में स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, उसको प्रमोट करता है कि किस तरह उन कंट्रीज को कंसल्टेशन देके या किस तरह उन कंट्रीज के पॉलिसी में हेल्प करके उनके एक्सचेंज रेट को, उनके करेंसीज के एक्सचेंज को या वैल्यू को मेंटेन करे या स्टेबलाइज करे। एंड देन टू असिस्ट इन एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मल्टीलेटरल सिस्टम हो, यानी कि कंट्रीज के बीच का सिस्टम हो, इसमें असिस्ट करे, मदद करे करेंसीज का, जहां पर सारे कंट्रीज के करेंसीज एक जमा फंड की सूरत में जमा हो, सारे कंट्रीज अपने शेयर के मुताबिक वहां अपनी फंड डाले और उस फंड को फिर वहां इस्तेमाल में लाया जाए जहां उसकी जरूरत हो, यानी कि नीडी कंट्रीज को अगर इसकी जरूरत हो तो वो क्राइसिस के टाइम में उनको दे सकता है, या कोई और इंटरनेशनल इश्यूज आ जाए जहां पर उसका इस्तेमाल हो सके। अच्छा फ्रेंड्स, हमने इसके हेडक्वार्टर की बात नहीं की थी, तो आईएमएफ का जो हेडक्वार्टर है, जो मेन ऑफिस है, वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका के कैपिटल में है। देन अगर हम इसके एस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो 1945 को इसकी एस्टेब्लिशमेंट हो गई थी। एंड नाउ फ्रेंड्स, इफ यू मूव टू द फंक्शंस ऑफ आईएमएफ, आईएमएफ की फंक्शंस क्या है, आईएमएफ काम किस तरह करता है, तो द फर्स्ट वन इज आईएमएफ एक्ट्स एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। आईएमएफ एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है, यानी अगर वो आपको लोन देता है तो वो परमानेंटली नहीं देता, एक शॉर्ट
टर्म के लिए, एक शॉर्ट टाइम के लिए आपको देता है जो आपने रिटर्न करना होता है पेरा। एंड देन एज अ रिजर्वाइवर ऑफ द करेंसीज ऑफ द कंट्रीज, यानी कि कंट्रीज के जो करेंसीज होते हैं, जो फंड होता है वो आईएमएफ के साथ जमा हो जाता है, तो इसके तौर पर भी आईएमएफ का इंस्टीट्यूशन काम करता है। एंड देन बोरोइंग मींस के इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के अंदर कोई भी कंट्री किसी दूसरे मुल्क की करेंसी को बोरो कर सकता है, उसके फंड को बोरो कर सकता है, क्योंकि इसका मकसद ही यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम का कि वहां पर बहुत सारे मुल्कों के करेंसीज होते हैं, उसके फंड्स होते हैं, और कोई कंट्री जिसको जरूरत हो तो वो आईएमएफ से एग्रीमेंट्स के थ्रू उन फंड्स को बोरो कर सकता है। एंड देन एक्ट्स एज अ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन, एज ए लैंडिंग इंस्टीट्यूशन के तौर पर काम करता है, यानी कि कर्ज देता है कंट्रीज को, लोन्स देता है कंट्रीज को। आईएमएफ का मेन पर्पस ही यही कि वो लोन प्रोवाइड करे नीडी कंट्रीज को। एंड देन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ करेंसीज, करेंसीज की वैल्यू को भी डिटरमाइन करती है कि किस तरह एक कंट्री की करेंसी डिवैल्यू हो जाती है, किस तरह इसकी करेंसी की वैल्यू ऊपर आ जाती है। यानी कि जब आपकी इकोनॉमी डाउन हो जाती है तो आपकी करेंसी भी उसके साथ डाउन होती चली जाती है। और आईएमएफ डिटरमाइन करती है आपकी करेंसी की वैल्यू को, यानी कि डॉलर के मुकाबले में आपकी कंट्री की वैल्यू कितनी डिवैल्यू हो रही है, कितनी इसकी वैल्यू डाउन हो रही है। एंड देन द नेक्स्ट वन इज प्रोवाइडिंग मशीनरी फॉर इंटरनेशनल कंसल्टेशन, कि वो मशीनरी प्रोवाइड करे, वो कंसल्टेशन प्रोवाइड करे, वो स्टाफ प्रोवाइड करे, वो ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करे, वो मशीनरी प्रोवाइड करे इंटरनेशनल कंसल्टेशन के लिए। जहाँ पर टाइम्स ऑफ क्राइसिस में किसी भी कंट्री को कंसल्टेशन की जरूरत हो या इंटरनेशनल लेवल पर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जरूरत हो तो वो पेमेंट रिलेटेड या फंड रिलेटेड उसको कंसल्टेशन प्रोवाइड करे। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज टू हेल्प ओवरकम इकोनॉमिक क्राइसिस, कि वो इकोनॉमिक क्राइसिस जिस तरह की डिजास्टर हो गई, अर्थक्वेक हो गई, कैलेमिटीज हो गई, या कोई और इश्यूज हो गए इंटरनेशनल लेवल पर या कंट्रीज को जो फेस कर रहे हैं, वहां पर वो उन कंट्रीज की हेल्प करे उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में, उसके इकोनॉमिक क्राइसिस को सीज करने में, खत्म करने में, और इसको एक इकोनॉमिक सपोर्ट प्रोवाइड करे कि वो दिवालिया होने से बच जाए। देन द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ आईएमएफ इज टू एग्जामिन इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ कंट्रीज, कि जिस कंट्री को वो लोन देता है उस कंट्रीज के इकोनॉमिक पॉलिसीज को वो एग्जामिन करे, और फिर आईएमएफ की सजेशन या कंसल्टेशन के मुताबिक ही वो कंट्री उन पॉलिसीज को बनाए। इसकी एग्जांपल अगर हम पाकिस्तान को ले ले तो पाकिस्तान ने आईएमएफ पे बहुत ज्यादा लोन लिया है, तो जिसके थ्रू आईएमएफ आजकल पाकिस्तान के इकोनॉमिक पॉलिसीज को एग्जामिन कर रहा है, वो बना रहा है, जिसकी वजह से पॉवर्टी बहुत ज्यादा फोस्टर हो गई है एंड देन अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा हो गया है। तो ये सब आईएमएफ की इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से है जो उन कंट्रीज के लिए बनाता है जिसने उनसे लोन लिया हो। Now friends, if you come to the conditionality of IMF under which it gives loans to the countries, then the first one is a collateral conditionality. कोलेटरल कंडीशनलिटी में एक कंट्री अपने सारे एसेट आईएमएफ को दे देता है और इसके बदले वो आईएमएफ से लोन लेता है, यानी कि ये एक कंडीशन है आईएमएफ के पास है जिसके थ्रू आप उससे लोन हासिल कर सकते हो। और दूसरी कंडीशनलिटी क्या है कि इट मेक्स अ पॉलिसी रिफॉर्म्स फॉर मैक्रो इकोनॉमी ऑफ द कंट्री, कि जो कंट्री उससे लोन लेता है, जो बरोबर कंट्री होता है, उसकी इकोनॉमी के लिए मैक्रो लेवल पर वो पॉलिसी रिफॉर्म्स बना देता है, यानी कि पॉलिसीज बना देता है जिसके मुताबिक आपने अपने कंट्री के इकोनॉमिक पॉलिसीज को बनाना होता है, यानी कि सेट करना होता है। Now, if we come to the causes of creation of IMF, कि IMF बनने की जरूरत क्यों पेश आई कि कंट्रीज इन टाइम ऑफ क्राइसिस लोन हासिल कर सके, तो इसकी सबसे मेन रीजन अमेरिकन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1929 थी, जिसकी वजह से अमेरिका के तकरीबन 9000 जो बैंक्स थे वो फेल हो गए थे और तकरीबन 15 मिलियन पीपल वर अनएम्प्लॉयड बिकॉज ऑफ दिस ग्रेट डिप्रेशन। ये एक वर्स्ट इकोनॉमिक डाउनटर्न था इन द हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल वर्ल्ड। और दूसरी इसी सबसे मेन रीजन वर्ल्ड वार थी जिसने इकोनॉमिक क्राइसिस को क्रिएट किया था, जिसने इकोनॉमिक डिवास्टेशन क्रिएट की थी, जिसने सारी दुनिया को अपनी बर्बादी की लपेट में ले लिया था। तो इसी वजह से कंट्रीज को एक ऐसी इंस्टीट्यूशन की जरूरत थी कि वो इन इकोनॉमिक डिवास्टेशन को स्टेबलाइज करे और इन जैसे वाकयात से फ्यूचर में बचे, इन जैसे ग्रेट डिप्रेशन से, पॉवर्टी से, अनएम्प्लॉयमेंट से, इकोनॉमिक डिवास्टेशन से। नाउ इफ यू कम टू द स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम ऑफ आईएमएफ, जो आईएमएफ कंट्रीज के लिए बनाता है जिससे वो कर्ज लेता है, तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट फोर्सेस द कंट्रीज टू कट इट्स एक्सपेंडिचर्स टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स, तो वो अपने एक्सपेंडिचर्स को कट करे और अपने एक्सपोर्ट को इंक्रीज करे, यानी कि जब वो अपने एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करेगा तो इसके पास पैसे आ जाएंगे
और वो उन पैसे से और उन फंड से आईएमएफ का जो लोन है वो वापस कर सकता है, रिटर्न कर सकता है। एंड देन इट सजेस्ट टू द बोरोवर कंट्री टू प्रमोट ट्रेड लिबरलिज्म, यानी कि वो ट्रेड लिबरलिज्म को प्रमोट करे, ट्रेड को कन्वीनियंट बनाए, उसमें आसानियां पैदा करे। अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसमें उसके लिए हर्डल्स ना हो, वो कंट्री एक कंडूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे, चाहे वो इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स हो या उसके लोकल इन्वेस्टर्स हो। इसके बाद आईएमएफ सजेस्ट करता है कि बोरोवर कंट्री अपने इंडस्ट्रीज को, अपने इंस्टीट्यूशन को प्राइवेटाइज करे, और प्राइवेटाइजेशन की सूरत में उन इंडस्ट्रीज का पैसा उन कंट्रीज के गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, उन कंट्रीज के पास आ जाएगा, और वो गवर्नमेंट पे कर सकते हैं आईएमएफ के लोन को। एंड ना इफ यू कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ आईएमएफ, के आईएमएफ किन किन चीजों पर मुश्तमिल है, कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिससे आईएमएफ बना है। तो फॉर द फर्स्ट वन इज बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। So the board of governors is comprises of all representatives of the countries. Means कि 193 countries है वर्ल्ड में, और इन सारे के रिप्रेजेंटेटिव्स इसका हिस्सा है इस बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का। एंड देन इसका फंक्शन क्या होता है, टू ए प्रो कोटा इंक्रीज। क्यों? मीन्स कि किसी कंट्री का आईएमएफ के अंदर शेयर कितना है, यानी कि यूएस कितना शेयर डालता है आईएमएफ के फंड में, यूके कितना डालता है, जर्मनी कितना डालता है, पाकिस्तान कितना डालता है, तो वो अप्रूव करता है किसी भी कंट्री के जीडीपी के मुताबिक कि वो अपना शेयर उसके मुताबिक डाले। एंड देन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स टेक डिसीजन रिगार्डिंग आईएमएफ मेंबरशिप, आईएमएफ मेंबरशिप के मुताबिक डिसीजन लेते हैं। एंड देन इट हेल्प्स इन अमेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ द एग्रीमेंट मेड विद कंट्रीज, कि जिन कंट्रीज के साथ माहिदात होते हैं, जिन कंट्रीज के साथ एग्रीमेंट हो जाते हैं, वो उन एग्रीमेंट में रद्द-बदल कर सकते हैं, उनमें अमेंडिंग कर सकते हैं। Now, if you come to the second body of IMF, then it is executive board. Executive board comprises of total 24 members out of 193, and in which 7 represent US, Germany, Japan, China, France, UK, Kingdom of Saudi Arabia, and the 17 members represent the whole world. And the third body of IMF is managing director. मैनेजिंग डायरेक्टर इज द हेड ऑफ द स्टाफ और द चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड, यानी कि जो चेयरमैन होता है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का, जो आईएमएफ का प्रेसिडेंट होता है, उसको मैनेजिंग डायरेक्टर कहते हैं या एमडी कहते हैं। अच्छा, वाइंड अप करने से पहले हम इसकी क्रिटिसिज्म की बात करेंगे। यहाँ पर क्रिटिसिज्म भी होता है इस वजह से कि इस पर ज्यादातर कंट्रोल रिच कंट्रीज का होता है, और रिच कंट्रीज आईएमएफ के थ्रू अपने एम्स और अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करते हैं, उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। एंड देन द सेकंड क्रिटिसिज्म इज दैट इट मेड सीवियर इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉर द बरोवर कंट्रीज, यानी कि उन पॉलिसीज की वजह से उसकी इकोनॉमी में डाउन टर्न आ जाता है, और इसकी वजह से फिर अनएम्प्लॉयमेंट आ जाती है, पॉवर्टी आ जाती है, और आम आवाम पे उसकी कीमत चुकाते हैं। एंड देन इट इज सेड दैट आईएमएफ इज अ काइंड ऑफ न्यू कॉलोनाइजेशन। आईएमएफ एक न्यू कॉलोनाइजेशन का एक फॉर्म है जिसके थ्रू रिचर कंट्रीज पुअर कंट्रीज को कॉलोनाइज करते हैं, लोन दे के, कर्ज दे के उनके फार्म में, और फिर उनसे जो कुछ मनवाना चाहते हैं वो मनवा देते हैं। So there was all about IMF. I hope you guys have understood it very well.